देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। पाकिस्तानी सियासत मैदानी इस वक्त शतरंज के खेल जैसा मनाजर पेश कर रहा है। कल तक कप्तान फ्रंट पर खेल रहे थे, मुखालिफिन को अपने मजबूत बयानिए के साथ शिकस्त ज़दा करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। आज से एक हफ्ता पहले अगर आप किसी से पूछते कि अगले इलेक्शन में खान साहब की जमात कितनी अक्सरियत ले पाएगी, तो खान साहब के मुखालिफ भी एक ही जवाब देते कि 2/3। अब जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हालात ने थोड़ा सा पलटा मारा है। केस के फैसले के बाद खान साहब के बयानी को नुकसान हुआ हो कि ना हो, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत को अपनी शिकस्त ज़दा बयानी की सांसें बहाल करने की वजह जरूर मिली है। हुकूमती रहनुमा ममनुआ फंडिंग को तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे रहे हैं। कल इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 8 साल लगे, लेकिन फैसला एक ऐसा आया जो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में एक संगे मील जो है वो साबित होगा इंशाल्लाह। बात यहाँ तक महदूद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो आज इदारों से दरख्वास्त की है कि मुल्क की बका की खातिर सब एक हो जाएं और तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमाओं को निशाने इबरत बना दिया जाए। क्या कहना था उनका, ये दिखाते हैं। पीटीआई के ओहदेदारान अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए फौरी तौर पर। पार्टी के 4 मुलाजिमीन को निजी अकाउंट्स में मुल्क के अंदर और बाहर से पैसा जमा करके इजाज़त क्यों दी गई है? उनको घर के 4 मुलाजिमीन हैं, उनके नाम पर अकाउंट खुले हुए हैं, उनमें पैसा आया हुआ है, तो उनको गिरफ्तार करके उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल की जाए। यह कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इसमें पार्टी चेयरमैन हो या सेक्रेटरी जनरल हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हों, ये सब कुछ उन्हीं की इजाज़त से हुआ है और ये सब लोग इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। तो ये आज के इजलास में दोस्तों ने जो जिक्र किया है, मेरे ख्याल में मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देना चाहता हूँ कि अब इस वक्त मसला स्टेट की बका का है, रियासत की बका का है, और रियासत की बका के लिए रियासत के दिफा के तमाम जिम्मेदारान और सरजमीन वतन के दिफा के जज्बे से सरशार उन तमाम इदारों, तमाम क़ुव्वतों और तमाम तंजीमों को एक जान होकर इस मुल्क को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। सब चीज़ों से हमें बालातर हो जाना चाहिए और एक सफ में खड़े होकर हम अपने मुल्क का दिफा करें, मुल्क की बका की जंग लड़ें और इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंकें। ये इसको तारीख में एक अलामत बना देना चाहिए इबरत का, ताकि आने वाली नस्लें इस किस्म के लोगों के अंजाम से। अच्छा जी, अब सवाल ये कि क्या इतना आसान है तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी किस्म की सख्त कार्रवाई करना, ये जानते हुए कि खान साहब इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं। ये हकीकत है। ये खबर भी आ रही है कि हुकूमत ने इमरान खान को नायल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का जो फैसला किया है वो भी कर लिया है। कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि ममनुआ फंडिंग का केस कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसे उठाकर फेंक देगी। क्या कहना था फवाद चौधरी का, देखते हैं। ये चाहते हैं ये पीटीआई बैन हो जाए, ये चाहते हैं इलेक्शन, ये जो है अपना है इमरान खान को ये जो ख्वाब देख रहे हैं, सवाए इसके कि इनको लगता है कि इमरान खान से हम इलेक्शन में मुकाबला कर ही नहीं सकते, तो इस तरह की जो इकदाम हैं वो ये कर रहे हैं। इसके अलावा तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये फैसला क्या है, रद्दी का टुकड़ा है, कल अदालत में जाएगा, ये 10वां फैसला होगा जो रिवर्स होगा। ये 10वां फैसला होगा जो रिवर्स होगा और इस पर बड़े पुर उम्मीद भी नजर आ रहे हैं।
اب یہاں پر توجہ طلب بات یہ کہ ممنوع فنڈنگ کی تلوار صرف تحریک انصاف والوں کی گردنوں پر لٹکتی رہے گی یا پھر ہوا کا رخ باقی جماعتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ کل سے پوچھا جا رہا ہے اور کل سے زیر گفتگو اور زیر بحث ہے، مگر اس پر باقی سب کو جوں رینگ گئی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک دن پہلے اعتزاز حسن نے اس بات کا اندیہ دیا تھا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کیس کے فیصلے کے اثرات باقی جماعتوں پر پڑ سکتے ہیں، ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے دیکھ لیتے۔ نہیں، اگر ممنوع فنڈنگ میں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو جس جماعت کے بھی خلاف آتا ہے، اور یہ صرف پی ٹی آئی سے متعلق نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پہ بھی یہی قانون اور لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت حکمت عملی اپنانے والی ہے، کیا تحریک انصاف فورن فنڈنگ کے معاملے میں باقی جماعتوں کو کاؤنٹر کر پائے گی؟ اور اس کے علاوہ جو حکومت نے عمران خان صاحب کو نائل کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا آج ٹھان لیا ہے فیصلہ 62-63 کے تحت دائر کیا جائے گا، کہا جا رہا ہے مصدق ملک صاحب چیخ چیخ کے آج اور کل پریس کانفرنس میں یقین دلا رہے تھے کہ کیسے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اور کیوں نااہل کیا گیا اور کیا ہوا، اس سارے سدباب کر رہے تھے اور اس کو اس تناظر میں کمپیر کر رہے تھے۔ تو ساری چیزیں یہ ہیں کہ جناب جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فورن فنڈنگ کے فیصلے آئیں گے تو پھر کیا وہ اس طرح سے ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ تحریک انصاف تو ڈیفینڈ کر بھی رہی ہے۔ ویل لیٹس سی، بیکاز ایک پارٹی کا یہ نہیں ہے کیس، اگین ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، دس ڈیپینڈ آن آل اینڈ ریلیٹڈ اینڈ ریلیونٹ اینڈ ٹو دی مارک ود آل ڈیو ریسپیکٹ ود آل پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز۔ سو دیکھنا ہی، اور ایونچولی مزے کی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی بات کروں، یعنی کہ مولانا صاحب کی پارٹی کی بات کروں، تو مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم تو دیں گے ہی نہیں کوئی حساب کتاب، کیونکہ ہم تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کے حوالے سے کر رہے ہیں کام اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ یہ عذر پیش کر کے وہ تو بالکل سائڈ پکڑ لیتے ہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اپنی فنڈنگ کے حوالے سے کوئی بھی حساب کتاب۔ تو بھائی حساب کتاب تو سب کو دینا پڑے گا، اور اگر ایک پارٹی سے مانگ رہے ہیں تو سب کا پھر حساب کتاب تو ہونا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر یہ عائد ہے کہ اس نے جواب دینا ہے۔ بہرحال جی اس ساری چیزوں پہ بات کریں گے، ڈیبیٹ کا فوراً پینل آن کروں گی، اور جی اس تک بڑے زبردست مہمان آج موجود ہیں۔ سب سے پہلے صدیق الفاروق صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے سی سی کے ممبر ہیں، خوش آمدید کہوں گی، تھینک یو سو ویری مچ۔ سینیٹر بہرام انتنگی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہی ہیں عظما ریاض جدون صاحب، آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ فار جوائننگ۔ سب سے پہلے جی اسٹارٹڈ ود صدیق الفاروق صاحب کی طرف جاؤں گی۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے، اچھا صدیق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ تھوڑا سا والیوم پڑ جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ صدیق الفاروق صاحب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ریفرنس آرٹیکل 62-63 کے تحت دائر کرنے کا، اور وفاقی کابینہ کل ممنوع فنڈنگ کیس پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے گی بھی، ابھی یہ ہونا ہے ٹمورو، سو اٹ ڈیپینڈز ود ٹموروز ایز ویل۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ فورن فنڈنگ کا معاملہ تو آپ لوگوں کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے اور دیگر جماعتوں کا بھی ہے، اب اس حوالے سے کیسز سب کے ہیں، اور اگر ان کے فیصلے بھی آ جاتے ہیں اور اسی طرح کی ٹیکنیکلٹیز اور انٹیگریٹیز ہمیں ان کیسز میں بھی نظر آتی ہے، دین ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ پھر آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ اگر ایک پارٹی کو اتنا اسکریو اپ کر دیں گے اس معاملے پہ، جیسے کہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہ لوگ، تو وہ اڑا کے رکھ دے گا، وہ کہہ رہے ہیں 10 فیصلوں کے جو ریورٹ ہوئے یہ بھی ریورٹ ہو جائے گا، دے آر ویری مچ پروڈنٹ اینڈ ویری مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہلے تو مسلم لیگ نون سے شروع کروں گا۔ ہاں جی، مسلم لیگ نون کے خلاف فرخ حبیب جو تحریک انصاف کے فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، انہوں نے 1 سال پہلے درخواست دی، جب ان کی منتیں ترلے کہ ہمارے اکاؤنٹ ظاہر نہ کریں، جب انہیں 7 سال ہو گئے اور پریشر پڑ رہا تھا کہ بھائی ان کے خلاف فیصلہ سنائیے، جب یہ ہر طرف جا رہے تھے، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی ایڈجرمنٹس لے رہے تھے، کبھی الیکشن کمیشن کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے ذرا یہ سوچا کہ کیوں نہ ذرا ان پارٹیوں پر بھی ہم دباؤ ڈالیں، تو فرخ حبیب نے درخواست میں کچھ الزام لگائے، وہ اسکروٹنی کمیٹی کو فارورڈ کیا گیا ان کی جو درخواست و الزامات تھے، اور مسلم لیگ نون وہاں پہنچی، اور جہانگیر جدون صاحب جو بیرسٹر ہیں
وہ ہمارے وکیل، ہم نے وہاں جو انہوں نے باتیں کی ان کا جواب بھی دیا، لیکن بنیادی طور پر اسکروٹنی کمیٹی نے فاروق حبیب کو کہا کہ آپ نے الزامات لگائے ہیں تو آپ جواب دیجئے، ثبوت دے۔ وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ ان کے خلاف تو اکبر ایس بابر نے سارے ثبوت دے دیے نا جی، 8 سال بھی گزرے۔ ہمارے خلاف یہ ایک پیسے کا ثبوت فاروق حبیب اور پی ٹی آئی نہیں دے سکے۔ اب ہم نے اپنے وکیل کے ذریعے اسکروٹری کمیٹی سے کہا ہے کہ یہ ہمارا کیس اب الیکشن کمیشن کو بھیجیں تاکہ اس پر جو پروسیڈنگ شروع ہوں اور ہم عدالتی معاملات جو وہ چلیں تو ہم باقی بات وہاں کریں گے۔ یہ ہے ہمارا کیس۔ اب ان کا کیس جو ہے سب دنیا کو پتہ چل گیا ہے، تمام دستاویزات موجود ہیں، اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے، ممنوعہ فنڈنگ پاکستان کے اندر سے بھی لی، پاکستان کے باہر سے بھی لی، ایسے ممالک سے بھی جن کے تعلقات ہی پاکستان سے بہت خراب ہیں۔ اور جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے سی پیک بند کر دیا۔ یہ وہ سی پیک ہے جس کے خلاف بھارت نے ایک فوج کا ایک پورا جو یونٹ بنا دیا تھا کہ سیبوٹیج کرنا ہے، اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کتنے چینیوں کو انہوں نے قتل کیا دہشت گردی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے مخالفت کی، سی پیک کی۔ تو اس طرح سے فنڈ جب بھارت سے آئیں، امریکہ سے آئیں، جہاں سے بھی آئیں، عمران خان، انڈیا اور ہمارے اور دوست نما دشمن ایک پیج پہ تھے سی پیک کے خلاف اور انہوں نے بند کر دیا۔ تو اب یہ مجھے بتائیے کہ انہوں نے جب پیسے اگر نہ لیے ہوتے تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ علاوہ اس کے علاوہ اب صورت یہ ہے بھائی کہ ان کو وضاحت کی بار بار پوچھا گیا، یہ کچھ نہ بن پایا ان سے۔ یہ منتیں کرتے تھے کہ یہ والیوم نہ دیے جائیں، یہ پبلک نہ کیا جائے ہمارے خلاف۔ اگر یہ چور نہ ہوتے پی ٹی آئی والے، عمران خان، تو بھائی یہ کیوں یہ کرتے؟ وہ میں نے بتایا ہے کہ بھائی پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل وچ سچ تے کوٹھے تے چڑھ نچ۔ اگر تمہارے دل میں سچ ہے تو کوٹھے پہ چڑھ جائیں، چھت پر جا کے ناچیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب دل میں سچ ہی نہ ہو جھوٹ فراڈ، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کو چھپاتے رہے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، تو ہماری حکومت وہ آخری اس میں کوئی بندہ نہیں ہوگا جو آئین اور قانون کے خلاف جائے۔ ہم آئین اور قانون کے خلاف خود شکار ہوئے ہیں بار بار۔ ہمارے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا، غیر قانونی کیسز بنائے گئے، ہمیں لندن سے انصاف ملا، ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے بھی انصاف ملا، الحمدللہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملا، لوگوں نے معافیاں مانگی۔ ہم کیوں کسی کے خلاف غیر قانونی اور غیر آئینی کام کریں؟ تو اب جب یہ تمام چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، دستاویزات موجود ہیں، اکاؤنٹس موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، تو پھر اس کی روشنی میں ہی ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور جو ہم نے اپنا انتظامی طور پر کام کرنا ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ مانتے نہیں ہیں صدیق الفاروق صاحب، تو اب سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گا مانیں گے؟ پھر اس کے بعد ہم سپریم کورٹ سے یہ درخواست کریں گے نا کہ فل کورٹ میں یہ جانا چاہیے۔ آپ باقی دیکھ لیں یعنی گے، کہ ہمارا آپ نے سوال کیا، میرا جواب سن لیں۔ کنڈیشنل وہی والی بات آ گئی نا صدیق الفاروق صاحب، یہ تو وہی ہے نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ نہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ ہم نہ صرف سپریم کورٹ کے خلاف نہیں ہیں، نہ صرف یہ کہ ججز کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بردر ججز ہیں، یعنی بردر ججز کہتے ہیں، یہ بھائی ہیں آپس میں، سب کا درجہ برابر ہے، صرف چیف جسٹس صاحب کے انتظامی اختیارات ہیں کچھ، لہٰذا اگر اس ادارے میں آمریت ہو جائے اور ایک صاحب جو ہیں وہ سارے فیصلے ہی کرنے لگیں تو پھر عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ سب ججز کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنا کردار آئین اور قانون کے مطابق ادا کریں، بس ہمارا یہ درخواست ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، موونگ ٹورڈ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ میں اس لیے ذرا حکومت کی طرف جا رہی ہوں، پہلے میں حکومت دیکھ لوں کہ کیا کہہ رہی ہے، پھر میں آؤں گی عظمیٰ باجی آپ کی طرف۔ مجھے پتا ہے آپ نوٹ کر رہی ہیں پوائنٹس، I'll come to you کیونکہ آپ ہی کے اس میں وہ رہے ساری چیزیں۔ میں ذرا جاؤں سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کی طرف۔ سینیٹر صاحب، آپ چیئرمین صاحب کے ساتھ ساتھ بھی ہیں، ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، بڑی کلوزلی مانیٹر بھی ہو رہی ہیں، پلس یہ کہ آج بھی میٹنگز چل رہی تھیں اسٹینڈنگ کمیٹیز وغیرہ کی بھی۔
ایک بڑا امپورٹنٹ سوال وہ یہ کہ جہاں پہ فورن فنڈنگ کی بات ہے وہیں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہیں پہ محترم بی بی صاحبہ یہ الزامات لگاتے رہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، وہ سارٹ سب طرف چل رہے ہیں، اس لیے میں نے نہیں چلایا آج. بی بی کا بھی چل رہا ہے وہ، اور چیئرمین صاحب کا بھی چل رہا ہے، کہ جس پہ وہ ایلیگیشنز لگاتے تھے کہ جی اسامہ بن لادن سے جو ہے نواز شریف صاحب نے ماضی میں فورن فنڈنگ کرائی ہے. اس کے علاوہ وہ جنرلز کی بھی بات کر رہی ہیں بی بی. تو یہ تو آپ کی اپنی پارٹی لیڈرشپ کہتی رہی ہے، تو آپ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سو وائی یو آر ناٹ پریشرائزنگ ای سی پی کہ جی مسلم لیگ نون کا بھی پھر فیصلہ آ جانا چاہیے فورن فنڈنگ کا؟ وائی دس از ہیپننگ؟ یہ کیوں ایک یک طرفہ کیس بنا کے جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف سب جمع ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رضا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران کے خلاف، یا ہم پی ٹی آئی کی پارٹی سے یا عمران سے کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بھی یاد ہے، اور جیسے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ میں یا مسلم لیگ نون یا کسی اور پارٹی نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست نہیں دی ہیں. یہ عمران جتنا بانی رکن ہے پی ٹی آئی کا، اتنا بانی رکن بابر صاحب بھی ہیں. اور اس بانی رکن نے جب دیکھا کہ عمران ایک انلیگل فنڈنگ میں انوالو ہے، جو کہ وہ ایز اے ایجنٹ کام کرتے ہیں، وہ ان لوگوں سے فنڈ لیتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہے، ان لوگوں سے فنڈنگ کرتے ہیں جو پاکستان کو کے نام سے نفرت کرتے ہیں. اور باہر دنیا میں جب آپ ان ایجنٹ سے ان لوگوں سے کلیکشن کرتے ہیں، یا انڈیویجول کیپیسٹی میں یا کمپنی سے یا کنٹری سے، تو پھر اپنے ملک میں بیٹھ کر آپ کیسے ان کی نمائندگی نہیں کریں گے؟ جہاں تک میری بی بی کا جو اسامہ بن لادن کی بات ہے، دیکھیے ہم کب اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے بڑھیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2008 میں میری ہی لیڈر جناب بلاول اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کو کہا کہ آئیے، میں اکیلا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے ہیں. ہم نے ان کو دعوت دی، ہم نے جوائن بھی کروا دیا. اسی طرح 2013 میں پھر ہم نے مسلم لیگ نون کو آفر کیا کہ ہم سب مل کر اس ملک کو مشکلات سے نکال لیں، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوا. 2018 میں پھر میرے لیڈر کھڑے ہو کے کہا کہ عمران آگے بڑھے، کہ نو ڈاؤٹ کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن فار دا سیک آف ڈیموکریٹک سسٹم، فار دا سیک آف دس پارلیمان، فار دا سیک آف دس کنٹری، وی ول سپورٹ یو، آگے بڑھے. اور اسی طرح میاں صاحب نے بھی کہا، لیکن جواب میں ہمیں یہ ملتا تھا کہ یہ انارو مانگ رہے. ابھی میں آتا ہوں اس فورن فنڈنگ کی طرف، جو کہ عمران نے کہا تھا اور اس نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے جو کہ وہ جھوٹا نکلا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، صدیق الفاروق صاحب نہیں کہہ رہے. ایک ادارہ جو پاکستان کے اداروں نے اگر اس کو سورس سرٹیفائیڈ ڈکلیئر کیا اور ان کے جو صادق اور امین کا لفظ ملا تھا، آج پوری دنیا کو پتہ چلا کہ جھوٹ کس نے بولا، باہر دنیا سے انلیگل فنڈ کس نے لیا، پاکستان کے دشمنوں سے کس نے فنڈ لیا. تو آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پتہ چلا کہ عمران جھوٹا ہے، عمران چور ہے، عمران کرپٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ چور ہے. اور اس ادارے کے اس ججمنٹ پر میں اس کو چور لٹیرا اور ڈاکو کہتا ہوں. لیکن رضا ایک منٹ مجھے دے دے، ایک منٹ، کہ اگر فرض کرے آج عمران نے کہا تھا کہ یہ اس سے پہلے بھی اس نے کسی چیزوں سے انکار کیا تھا اور پھر عدالتوں نے اس پہ ثابت کیا کہ آپ جھوٹے ہیں. اسی طرح جو پاکستان میں بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے کہا تھا نا کہ یہ ایز اے ایجنٹ کام کرتے ہیں. سی پیک کے ڈاکومنٹس کو آئی ایم ایف کے حوالہ کیا، سی پیک کو رول بیک کیا. تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہیں شہباز گل، میں نام بھی لینا اللہ گواہ ہے میں پسند نہیں کرتا ہوں، کیا اس نے امریکہ میں اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی کہ ہم چائنا کے ساتھ
मतलब कि फील महसूस नहीं करते इजी। हम अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं, और उस बंदे ने सी पैक के बारे में जो कुछ कहा तो ये भी रिकॉर्ड पे है, और ये भी रिकॉर्ड पे है कि 4 सालों में सी पैक कहाँ चला गया। तो सी पैक वो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के ब्राइट मुस्तकबिल के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है। तो हम ये यहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और लीडरशिप हक बचाने में है कि इमरान को चोर डाकू लुटेरा कहें, उसको झूठा कहें। उसने तो बार बार कह रहा था कि यू टर्न लेना लीडर की निशानी है, यू टर्न यानी झूठ बोलना लीडर की निशानी है। और एक दिन उसने सवाबी में एक यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में स्पीच के दौरान कहा था कि मैं यू टर्न लेकर मैं वज़ीर आज़म बना, यानी मैंने झूठ बोल कर वज़ीर आज़म बना। तो वज़ीर आज़म बनने के लिए उसने गैर मुल्की लोगों से, गैर पाकिस्तानियों से, ऐसे लोगों से जिनको प्रोटेक्शन दी और पाकिस्तान में उसकी नुमाइंदगी की। मैं समझता हूं कि रिदा इस वक्त पाकिस्तान में जो इमरान ने जो इंट्रोड्यूस किया सियासत, अच्छा चलिए ठीक है, लेट मी गो टू उज़मा बाजी। बहुत देर से इंतजार करिए, आप दोनों की बात बड़ी पेशेंटली सुनी है उन्होंने, अब आई एम श्योर कि आप लोग उनकी भी सुनेंगे। उज़मा बाजी, ये सारी पार्टीज जिस तरह से बात कर रही है, सेनेटर साहब कह रहे हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं, ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से अब तो सारी जमातें कह रही हैं कि जी प्रूवन हो गई बात के जी किस तरह से जो है वो बाहर से फंडिंग ली गई और सारी चीज़ें हुई। अच्छा, एक चीज़ और भी है, लोग इस बात को ही सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, दूसरा ये भी कर रहे हैं कि खान साहब ने पढ़े बगैर ही डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। ये भी इशू है कि गलत हल्फनामा जो है वो जमा कराया गया और उसमें देयर वर सम ग्लिचेस। सिद्दीकुल फारूक साहब से माजरत के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, क्योंकि मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की पर्सनली बड़ी इज्जत करती हूँ और मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज में से हैं। वो अलग बात है कि इनकी पार्टी और मेरी पार्टी और इनके लीडर और मेरे लीडर के डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हमारी एक ये चीज होती है जिसके ऊपर से हमारा जी। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग, जिसे ममनुआ फंडिंग कहते हैं, इसके अंदर डिफरेंस आप कर लें। देखिए, इस तरह से हम फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग को हम मिक्स करके लोगों को कर रहे हैं कंफ्यूज। हमें सबसे पहले लोगों को बताना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग क्या चीज होती है और प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या चीज है, जिसको हम ममनुआ फंडिंग भी कहते हैं। देखिए, फॉरेन फंडिंग वो होती है कि आप किसी मुल्क से किसी खास एजेंडे के ऊपर काम करने के लिए आप उनसे पैसा लेते हैं और उनके इशारों पे चलते हुए अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी कौम के खिलाफ, अपनी आवाम के खिलाफ आप काम करते हैं, उसे कहते हैं फॉरेन फंडिंग। जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है उसमें ये आ जाता है कि कोई भी कंपनी है या कोई लोग हैं, वो अगर आपको फंड देते हैं जो आपको मुख्तलिफ चीज़ों में, चाहे आप उनको किसी सोशल वर्क के लिए इस्तेमाल करें या पार्टी के किसी काम के लिए इस्तेमाल करें, और वो लोग अगर सपोज वो रजिस्टर्ड नहीं है या उनका पूरा उस कंपनी का या लोगों का बायोडेटा आपके पास मौजूद नहीं है, तो उस फंडिंग को आप प्रोहिबिटेड फंडिंग में डाल सकते हैं और वो पैसा आप जब्त कर सकते हैं। आप उसे फॉरेन फंडिंग के अंदर नहीं डाल सकते कि वो खुदा ना खास्ता मुल्क कौम की मफाद के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। पहली बात। दूसरी बात, रिता आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी जिस तरह से अभी हमारे ये जो भी हैं हमारी इन चीज़ों को सामने ना लेकर आया जा सके। देखिए, सबसे पहले फारूक साहब से मैं ये गुजारिश करूंगी, देखें हमारी और आपकी तो ऑलरेडी बनी नहीं रही शुरू से, हम क्यों आपकी मिन्नतें करेंगे कि जी आप हमारी चीज़ों को सामने ना लेकर आए। आज आप लोग सामने वॉल्यूम बढ़ा दें रिदा, जी आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी जी, आवाज थोड़ी बढ़ा दो उज़मा बाजी की, सिद्दीकुल फारूक साहब को जाए। जी आतिफ जी। जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, जिस वक्त हम बात करते हैं ना कि जी हमारी फंडिंग की गई,
जो इलेक्शन कमीशन है इसने प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात की है, फॉरेन फंडिंग की बात नहीं की। अगर फॉरेन फंडिंग के अंदर हम आते तो हमारी जमात भी बैन हो सकती थी, खान साहब भी बैन हो सकते थे, बाकी सारा सिस्टम भी था। लेकिन ये चीज इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दी कि ये फॉरेन फंडिंग वाला केस नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त ये इलेक्शन कमीशन ने जब अपना 70 सफ़ात का जो उन्होंने सारा अपना फैसला अवाम के सामने पेश किया है, उसके अंदर जितने भी मुमालिक के नाम आए हैं उसमें इंडिया के अलावा ना इसराइल का नाम है जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसी का नाम नहीं है। अमेरिका है, कनाडा है, यूएई है, सऊदीज है, ये वो सारा इस तरह से आया है। इंडिया के से भी जो आया है उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि एक फैमिली है जिसका जो हस्बैंड है वो पाकिस्तानी है और बीवी इंडियन है, और उन्होंने $1000 की सिर्फ यहाँ पे फंडिंग की थी और उसके हस्बैंड ने की थी और दोनों का मुश्तरका अकाउंट था। तो वो चीज भी क्लियर हुई है कि वो किसी खुदा ना खासा कोई लाखों करोड़ों डॉलर हमारे पास नहीं आए थे, $1000 उसमें से आए और वो चीज एक्सप्लेन की गई है। देखिए, मैं पहले तो ये चीज बता दूं, ये कहते हैं ना कि जी पीटीआई का ग्राफ गिर गया है, ये तमाम चीजें लोग देख के सुन के लोगों के दिलों में पीटीआई की भी और इमरान खान की इज्जत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो काम भी कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कर रहे हैं। हमारे सरों पे भी इन्होंने तलवार लटकाई हुई थी जी, फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग, पता नहीं, और इक्तिदार में भी ये थे, कुछ भी ये फैसला करा सकते थे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने जो फैसला करवाया वो इंशाअल्लाह ताला जब कोर्ट के अंदर जाएगा, और कोर्ट के अंदर जब ये हम चैलेंज, आपको पता है ऑलरेडी हम जा रहे हैं, ये सारी चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हर चीज क्लियरली आवाम को पता चल जाएगी। ठीक है, हर चीज आपको। अच्छा, एक चीज उज़मा जी, एक तो ब्रेक लेना है आपकी इजाजत से, दूसरा वो वीडियोस चलाऊंगी अभी ब्रेक से फौरन आने के बाद, जो इस सारे मामले में फॉरेन फंडिंग के केस के मामले में इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों के नाम उसमें जाहिर किए, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फंड्स दिए, उन्होंने अपनी बाकायदा नेशनैलिटी के हवाले से एक बयान जारी किया है और साथ में ये भी कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। लेकिन वो ब्रेक के बाद चलाऊंगी, तो एक ब्रेक ले रही हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, 2 लोग हैं और इसके अलावा भी, ये सिर्फ 2 लोगों की हम तो चला रहे, काफ़ी लोग हैं ऐसे इलेक्शन कमीशन ने जो उसके अंदर जिन लोगों के नाम डिक्लेयर किए हैं कि जी ये नॉन पाकिस्तानी है या पाकिस्तान सिटीजन नहीं है या ये फॉरेनर्स हैं, तो उसमें 2 नाम ऐसे लोगों के, एक मुराद अंसारी साहब का और एक बिनिश आफरीदी साहिबा का। ज़रा मैं चाहूँगी उसकी वीडियो चला दें, तो पहले बिनिश साहिबा की चला दें जी। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का फैसला आया है, तो मैंने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई। और मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तानी। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, 20-22 साल से यूके में मुकीम हूँ, पीटीआई की सपोर्टर 1996 से हूँ। ये पैसे मैंने जस्ट बिफोर 2013 के इलेक्शन से एक हफ्ता पहले पीटीआई के ऑनलाइन ऑफिशियल अकाउंट में ये पैसे मैंने अपनी हक हलाल की कमाई और टैक्स दिए हुई कमाई से ये पैसे मैंने पीटीआई को दिए थे, पीटीआई इमरान खान को भेजे थे। ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी, प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं थी, कोई गलत अकाउंट्स के जरिए से नहीं गई थी, डायरेक्ट मैंने उनके अकाउंट में डाली थी। मेरी ईसीपी से गुजारिश है कि गैर मुल्क, हमें मुहिब वतन पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साबित करने की कोशिश और इनका सिलसिला बंद किया जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वरना अगर हमें इसी तरह ये सिलसिला जारी रखा तो हम ईसीपी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुराद अंसारी है और मेरा नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में आया है एज ए नॉन सिटीजन, जिसमें पीटीआई इलेक्शन कैंपेन को फंड्स भेजे हैं। तो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मेरे पास डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान की और कनाडा की।
थैंक यू। अच्छा जी, एक ये बिनेश साहिबा की और एक मुराद अंसारी साहब की वीडियोस होंगे, और अब 15 दिन न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जब अब इस फैसले के ऊपर तो फिर यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं कि प्रोहिबिटेड फॉरेन नेशनल डोनर में आप नाम डाल रहे हैं, नॉन सिटीजन में नाम डाल रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं सारे, और वो किस तरह से उन्होंने क्या दिया वो प्रोसीजर भी बता रहे हैं पूरा, दैट इज़ टेक्निकली राइट। तो ज़रा सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आती हूँ, ऐसा फैसला जिसके अंदर ग्लिचेस हो, जिसके अंदर फैसले में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाए इस तरह से, देन कैसे इस बात को तय किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की शफाफियत पे? बात तो ये है कि जो भी हकायक सामने आए हैं, स्टेट बैंक ने दिए हैं, जितने अकाउंट्स इन्होंने छुपाए हुए थे वो सामने आए हैं, जितने इन्होंने जाहिर किए थे उससे हकायक सामने आए हैं। 8 साल में इन्हें इलेक्शन कमीशन को अपने सबूत दे देने चाहिए थे। मैंने फिर बार बार कहा है, हो सकता है किसी 1 आध 2 बंदे 4 बंदों में ये सबूत न दे सके हों, वो अब आए और कहें, और वो अगर साबित होता है तो 2-4 बंदे, यहाँ तो सैकड़ों है ना, 1-2 नहीं है। तो मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूं कि कल जब ये फैसला सामने आया तो पीटीआई के फैसला पढ़ लिया आपने? फैसला पढ़ लिया? फैसला पढ़ा? मैंने तफसीली फैसला नहीं पढ़ा जी, मैं बात ये कर रहा हूं कि जिन्होंने पढ़ा है वो फवाद चौधरी, उन्होंने मुबारकबाद दी पीटीआई के कारकुनों को कि मुबारक हो, फैसला हमारे हक में आया है। तो फिर उसके बाद मुझे ये बताइए, फिर ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्यों मतलब है बदजुबानी कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरा हम करेंगे, जब आपके स्पोक्समैन ने, आपके पूरी पार्टी के, पूरी जो हुकूमत के स्पोक्समैन रहे हैं, वजीर कानून भी रहे हैं, वो आके कल कहते हैं कि जनाब फैसला हमारे हक में आया है, मुबारक हो। फिर क्या ये क्लिप भी चला दें जरा? अच्छा, मैं एक और बात अर्ज करूंगा, जो मेरी बहन ने कुछ बातें की, फॉरेन फंडिंग का लफ्ज कानून में नहीं है, ये जो टर्म है ये मौजूद नहीं है, प्रोहिबिटेड फंड्स हैं, और ये फॉरेन फंडिंग बन गया फॉरेन सिटीजन्स और फॉरेन कंट्रीज से, लोगों ने अपनी मर्जी की फॉरेन फंडिंग कह लिया इसको, कानून में ये ममनुआ है, प्रोहिबिटेड फंड्स है। तो वो मैंने जैसे अर्ज किया था, ये सारी बातें मौजूद हैं। अब एक बात और होती है कि जी वो सर्टिफिकेट तो इमरान खान साहब ने दे दिया, उन्हें तो पता ही नहीं था। भाई जिस वक्त एक आदमी को, वो सिद्दीकुल फारूक हो, वो रिदा अपना सैफी हो, या वो बैरा मंतंगी साहब हो, या ये हमारी बहन पीटीआई की हो, जब उन्हें मालूम हो कि उनके सर्टिफिकेट को फाइनल अथॉरिटी समझा जाता है, तो फिर उन्हें, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये कहें कि जनाब वो देखें, सारी चीजें समझें, अगर नहीं समझते तो फिर ये उनकी मर्जी है। लेकिन जो हकायक हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो एफिडेविट दिया है वो गलत है, इसलिए गलत एफिडेविट। नवाज शरीफ साहब अगर चंद हजार या चंद लाख रुपया न वसूल करें तो उसको एसेट डिक्लेयर करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और फिर सारी हयात जिंदगी के लिए, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने अगर टिकटों पर दस्तखत किए थे तो पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है सेनेट की, उसको भी जनाब अपना मुस्लिम लीग नून से बाहर निकाल दिया जाए। तो यहाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर इनके पास कुछ है तो ये अदालत में जाएं, अपने सबूत दें। अगर ये इलेक्शन कमीशन के पास सबूत नहीं पेश कर सके और इनके पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं कि जनाब इन्होंने कोई लाख करोड़ कुछ नहीं लिया, सारे उनके पैसे सफेद हैं, ममनुआ फंड्स नहीं हैं, तो अच्छी बात है, ये बरी हो जाएंगे। ठीक है। सेनेटर बैरा मंतंगी साहब जी, सेनेटर साहब, ये तो बहुत सारे इस पे इफ एंड बट्स आ गए इस फैसले पे, जिसको आप लोग मजबूत ठोस सबूत समझ के फैसले के लिए रेफरेंस दायर करने के लिए जा रहे हैं कल 62-63 पे, इसमें अभी कुछ है शिकम? जी देखिए रिदा, मेरी बात सुने। देखिए ये जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि अगर इनके पास डॉक्यूमेंट से पूरे तो आप जाए और अदालत से बरी हो जाए, लेकिन मैं आपसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 8 साल पहले पीटीआई के बानी रुकन ने ये केस सबमिट किया, 8 सालों में 8 मर्तबा इन लोगों ने स्टे ले लिया,
फिर पब्लिक कमेटी की मीटिंग मिनट्स को पब्लिक न करने की बात की, वहां पर उसने स्टे लिया। लेकिन ये मुझे बताएं कि जो मेरी बहन बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, एक पाकिस्तान के एक इदारे ने एक बंदी को चोर, डाकू, लुटेरा डिक्लेयर किया और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की नाकाम। तो मैं अपनी इस बहन से पूछना चाहता हूं कि 8 साल ये केस किसने पहले किया है, फिर उसके बाद 8 दफा आप लोगों ने स्टे क्यों लिया, फिर आप लोगों ने उसको स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग मिनट्स को पब्लिक न करने की क्यों दरखास्त दे रहे थे? भाई आप तो साफ है, आप तो शफाफ है, आपकी लीडर तो ट्रांसपेरेंट है, उसने झूठ नहीं बोला है, उसने चोरी नहीं की है, उसने सी पैक पर और उसने पाकिस्तान की सालिमियत पे कंप्रोमाइज नहीं किया, तो फिर क्यों 8 साल मतलब कि इलेक्शन कमीशन को आप स्टे लेने की कोशिश कर रहे थे और स्टे के साए के नीचे छुपते थे? देखिए रिदा, एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अवाम को याद भी है, पाकिस्तान के अवाम बाशूर भी हैं, पाकिस्तान के लोग मजीद धोखे में नहीं आएंगे। जो 2013 में और 2018 में चोरों को पकड़ना और चोरी को खत्म करना, ये जो नैरेटिव था, फिर आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि 4 सालों में पाकिस्तान एमएनसी इंटरनेशनल जो है उसने डिक्लेयर की पाकिस्तान में करप्शन की ज्यादती, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन इस 4 साल हुकूमत में हुई। तो भाई अभी अवाम को याद है नैरेटिव कि कौन सी बात, कभी साजिश को कार्ड इस्तेमाल करना, कभी नई पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करना, कभी रियासत मदीना कार्ड इस्तेमाल करना, कभी करप्शन खत्म करने का कार्ड इस्तेमाल करना। तो अभी मतलब कौन कौन सी कार्ड इस्तेमाल करेंगे ये लोग कि अभी जिस इदारे ने इसको चोर डिक्लेयर किया इसको छुपाएंगे? हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे तो फिर 8 साल मुसलसल ये स्टैंड नहीं लेती, बल्कि पहली मीटिंग में, पहली हायरिंग में ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते और पहली जॉब की हायरिंग हुई थी वहां इलेक्शन कमीशन में, तो वहां से ये डिक्लेयर होता। तो अभी ये मुझे बताएं कि एक तरफ वो स्टे के साए नीचे 8 साल छुप के रहा और फिर जब उसने डिक्लेयर किया, जब उसने ऐलान किया, जब उसने फैसला सुनाया कि ये चोर है, झूठा है, अभी कह रहे कि इंटरव्यूज आ रहे कि प्लान ने ये कहा। हाँ, जिन लोगों ने आपको फंडिंग की है तो अभी वो तो आपके अपने लोग हैं ना, आपके अपने लोग हैं, तो जाहिर बात है कि अगर 300-400 बंदों में 350 कंपनीज में अगर 1-2 आके करते हैं नाकाम कोशिश तो करने दे। लेकिन अभी भी आपके लिए हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, आप जाए और अपने आप को क्लियर करें। लेकिन इस वक्त आप इमरान को सफाफ शाप नहीं कह सकते, आप उनको चोर, डाकू, लुटेरा कहेंगे। जब ये साफ हो जाए तो हम भी कहेंगे क्या वाकई इसके साथ ज्यादती हुई। ओके, उज़्ज़ाबाजी आपकी तरफ आऊंगी। हाउ डू यू एग्री विद दिस? अभी मैंने वो वीडियोस भी चलाई, वो भी हमने देखी हैं चीजें, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1-2 लोगों का ऐसा हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि जी वो पूरा फैसला ट्रांसपेरेंट ना हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे नहीं उठा सकते। साहब से माजरत के साथ बात करूंगी। तंगी साहब की बातों से मुझे पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा ईसीपी की वो कहते हैं ना कि फैसला आने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हैं सारी पीढ़ियां। आप तकलीफ में मुब्तला ना हो, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हम कोर्ट से भी इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होकर आएंगे। और ये जो लोग हैं ना जिन्होंने फंडिंग की है, ये आ जाके सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि किसने कितनी फंडिंग की और कैसे फंडिंग की, और पाकिस्तानी वो हमारे जिनको आप लोगों ने किस तरह से लिस्टें बना के तो उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जी अगर हमारे बानी रुकन ने हम पर अगर फॉरेन फंडिंग का या किसी प्रोहिबिटेड फंडिंग का हम पर इल्जाम लगाया है ना, तो वो बहुत से जो 20 अरकान हमारे बिके थे ना, जिनको आप लोगों ने खरीदा था, इस किस्म के बड़े हमारे वो कहते हैं ना बिकने वाले लोग मौजूद हैं जो फॉरेन एजेंडे के ऊपर और पीडीएम के एजेंडे पे काम करते हुए पीटीआई को तबाह करने की बहुत कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह तबारक ताला जो है वो खान साहब को भी और पीटीआई को क्लियर करता जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंशाअल्लाह जी कोर्ट से भी बाइज्जत बरी होते हैं। दूसरी बात यह है कि एक सिर्फ पीटीआई की फंडिंग नहीं हुई, जो पीटीआई की फंडिंग हुई है वो एक एक चीज का हिसाब किताब मौजूद है, वो सारी बैंकिंग के थ्रू हुई हुई है और बैंक के अंदर सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है।
आप बात करें कि जिस उसामा बिन लादेन से किस लिए फंड लिए थे पीएमएलएन ने बेनजीर भुट्टो को हटाने के लिए, फिर कजाफी से किसने ब्लैंक चेक लिए थे और फिर लड़ाइयां क्यों हुई थी खानदानों के दरमियान में। फिर मुझे ये बताएं कि जिस वक्त एमक्यूएम ने काम किया और इंडिया से वो लेते और हमारे यहाँ पे कराची के अंदर बोरी बंद लाशें मिलती रही और लोग कत्ल होते रहे, उनकी बात आप लोग करें। पीटीआई ने तो अभी तक जो भी काम किए हैं, उसने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, उन्होंने लोगों की वेलफेयर के काम किए हैं। किसी ऐसे काम के अंदर ना पीटीआई ना पीटीआई का लीडर जो है इन्वॉल्व रहा है कि जिसके अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई चीज हुई हो या पाकिस्तान के लिए कोई चीज खिलाफ हुई भी हो। आप लोग तो अभी भी जी एक दूसरे के पेट काट के पैसे निकाला करते थे, पीडीएम पूरी की पूरी इकट्ठी होके साथ लगाए। वो मौलवी जो कहता था कि औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं है, आज मरियम नवाज साहिबा उसकी हुक्मरान बन के बैठी हुई है, उसकी लीडर बन के बैठी हुई है। और वो जो जरदारी साहब को कहते थे कि तुम्हें लाड़काना और उसकी गलियों में ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, तो उन्होंने उनको वालिद ग्रामी का दर्जा दे के रखा हुआ है। आप लोगों को क्या कौम नहीं देख रही? आप लोगों का लोगों को नहीं पता? आप लोग तो खुद अपनी जाल के अंदर फंसते जा रहे हैं मेरे भाइयों, और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखें किस तरह अल्लाह तबारक ताला इस पाकिस्तान को इस इंपोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाता है। ये जो जी आप कहते हैं कि जी ये किया, तो बात ये है कि इस वक्त आप लोगों ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात है? डॉलर देखें किधर चला गया। हमें कहते थे 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, तो हम ये कर देंगे 150 रुपए आपने पेट्रोल की, 100 रुपए पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा के रख दी। आप लोग प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। सिद्दीक साहब बेवकूफ नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं, पीडीएम का भी देख रहे हैं और पीटीआई का भी देख रहे हैं। जी सिद्दीक उल साहब 10 सेकंड है। जी अगर उसामा बिन लादेन के हवाले से जो इमरान खान या आज ये मेरी बहन बात कर रही है कोई सबूत है तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, कैंसर अस्पताल की ये बात कर रही हैं। 1995 में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इमरान खान को कहा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो चंदा आपने इकट्ठा किया इसका हिसाब पेश करें। 27 साल हो गए हैं, ये अरबों रुपए का घपला है, आज तक हिसाब नहीं दिया। नंबर 3, मैं दुआ करता हूं कि अगर इमरान खान ने कोई काम गैर कानूनी नहीं किया, कोई पैसा जो है वो गलत तरीके से नहीं लिया, तो सब दुआ करें कि खुदा करे कि वो बरी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह ताला उसे ऐसी सजा दे कि क़यामत तक आने वाले जो है वो याद रखें कि हाँ गलत काम करने के ये नतीजा होता है। आजम साहब मैं दुआ करती हूँ हर वो बंदा गलत करे जो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ है या वो गलत काम कर रहा है या सिर्फ अपनी औलाद को नवाज़े और पाकिस्तान को करते हैं। आमीन कहें जी, सब आमीन कहें इस बात के ऊपर। चले जी, बहुत दुआएं हो गई, बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक उल फारूक साहब आपका, सेंटर बहरमन तंगी साहब आपका, उज़्ज़बाजी आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, प्रोहिबिटेड ममनुआ फॉरेन फंडिंग की जो बात हो रही है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल ग्लिचेस हैं और डेफिनेट सी बात है सिर्फ एक पार्टी का नहीं है सियासी, इसके लपेट में आइंदा आने वाले दिनों में इन लॉन्ग रन सारी सियासी जमातें आने वाली हैं। तो जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम साफ शफाफ दूध के धुले हुए हैं, उनको भी इस फेज से गुजरना है वेरी सून। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।